वेलकम स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू इन योर सोशल क्लास। आज हम आपका सोशल में यूनिट 4 का चैप्टर 11 पढ़ेंगे। क्या नाम है चैप्टर का? सहकारिता। क्या है? सहकारिता। सहकारिता मतलब कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब किसी एक खास उद्देश्य के लिए कई लोगों का एक साथ मिलजुल कर काम करना। जब सभी लोगों का एक सा उद्देश्य होता है, उस पर्पस को हल करने के लिए कई लोग मिलजुल कर जब एक साथ काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सहकारिता। चलिए इसके बारे में और डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप इस पैराग्राफ को पहले पढ़िए, फिर इसको हम समझाते हैं। ओके। गांव और शहरों में अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याएं हैं। गरीबी के कारण किसान अच्छे बीज, खाद और खेती के औजार नहीं खरीद सकता। महंगाई के कारण शहरों में निवास करने वाली गरीब जनता ना तो अच्छा भोजन कर सकती है, ना अच्छा पहन सकती है। सरकार इन समस्याओं को पूर्ण रूप से दूर नहीं कर सकती। केवल स्थानीय व्यक्ति ही अपनी समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अतः उन्हें अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। मिलजुल कर कार्य करने से इन समस्याओं को सुलझाने में काफी सहायता मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे गांव हो या शहर हो, सभी जगह इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो होती ही है और हर किसी के लिए संभव नहीं है कि सब अलग अलग अपने लिए जो भी औजार, मशीनें वगैरह जरूरत होती हैं उद्योग धंधों के लिए, उसको खरीद सकें। तो अब सरकार के लिए भी ये संभव नहीं है, गवर्नमेंट जो अपनी होती है, कि वो हर किसी की समस्याओं को दूर कर सके। सबकी बहुत सी समस्याएं होती हैं उद्योग धंधों को करने में, तो उनकी सबकी समस्याओं को सरकार भी नहीं उसको सुलझा सकती। तो यह सभी की जिम्मेदारी बनती है कि एक साथ मिलजुल कर उन समस्याओं का हल निकालें। तो एक दूसरे के सहयोग से भी हम लोग अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। मतलब एक ही तरह के उद्देश्य के लिए सभी लोग मिलकर अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। कैसे? सहकारिता क्या है? सबसे पहले ही जानते हैं सहकारिता क्या है। सहकारिता का अर्थ है एक ही उद्देश्य के लिए साथ साथ मिलजुल कर काम करना। परस्पर सहयोग का ही नाम सहकारिता है। सहयोग के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। यदि सहयोग है तो ऐसा कोई काम नहीं जो किया ना जा सके। तो कहने का मतलब है सहकारिता का मतलब क्या होता है? कोऑपरेशन, सहयोग। जब किसी एक खास विशेष उद्देश्य के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं, उसको हम कहते हैं सहकारिता। तो सहकारिता यानी कोऑपरेशन। जैसे कि अगर आपको भी कोई चीज बनानी है, आप अकेले नहीं बना सकते, तो आप कई बच्चे मिलकर उस चीज को बनाते हैं। कोई प्रोजेक्ट मैडम ने आपको दिया मान लीजिए, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने क्या किया? कई बच्चे एक साथ मिल गए, उनको सबको 4-5 बच्चों को मिलकर अगर एक प्रोजेक्ट बनाना है तो वो चारों पांचों मिलकर उस काम को करते हैं। तो उससे क्या हुआ? उन्होंने एक अपनी कमेटी बना ली। कमेटी यानी समिति, उसी को हम क्या कहते हैं? सहकारी समिति। अब उसमें जो चीजों की जरूरत है वो अपनी सब जरूरतें पूरी कर सकते हैं और एक दूसरे के सहयोग से उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक। तो अब आगे है सहकारी समिति। किसी आर्थिक उद्देश्य को लेकर कुछ लोग मिलकर एक सहकारी समिति की स्थापना कर लेते हैं। आर्थिक उद्देश्य यानी जैसे कि कोई उद्योग धंधे या जिसका जो भी काम है, उस काम को पूरा करने के लिए, पैसे कमाने के उद्देश्य से जो भी कोई काम करता है, उस काम को पूरा करने के लिए आर्थिक उद्देश्य से कुछ लोग सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना कर लेते हैं। सहकारी समितियां ऐसे व्यक्तियों की सहायता करती हैं जो एक जैसा कार्य करते हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव कमेटी होती है वो ऐसे लोगों की सहायता करती हैं जो एक ही जैसा काम करते हैं। वे ही लोग उनके सदस्य होते हैं। सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पूर्व निश्चित शुल्क देना पड़ता है। इस प्रकार समिति के पास कुछ धन एकत्रित हो जाता है। समिति इस धन से सभी सदस्यों के लाभ के लिए उपयोगी कार्य करती है।
कहने का मतलब है कि जब एक ही उद्देश्य के लिए कई लोग एक साथ मिलकर क्या करते हैं, एक कमेटी बना लेते हैं और सब लोग निश्चित एक धनराशि, कुछ उसकी जो भी फीस वो लोग रखते हैं, जो भी धनराशि, सबको एक साथ शुल्क वो देना पड़ता है। वो शुल्क सब जमा करते हैं तो उससे क्या होता है, कमेटी के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है। अब उस पैसे से वो क्या करती है, उस पैसे से उन सभी सदस्यों के लाभ के लिए उपयोगी काम किए जाते हैं कि जैसे कि कृषि के लिए ज़रूरी है तो कृषि के लिए बीज, खाद, अच्छी मशीनों की व्यवस्था करना, या माल को बाहर बेचने जाने की व्यवस्था करना, या बाहर से कच्चा माल मंगाने की व्यवस्था करना। तो ये सब क्या करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी करती हैं। तो उसका लाभ जितने मेंबर्स हैं उनको सबको उसका लाभ मिल जाता है। तो उन सभी लोगों को अलग अलग जाकर अपने कामों को नहीं करना पड़ता है। उनको ये नहीं कि अलग अलग जाकर माल बाजार में बेचने की जरूरत पड़े, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को माल बेच देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बाहर जाकर उन मालों को बेच देती है, या उन्हें अगर कुछ खरीदना है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से ही माल को खरीद लेते हैं। अच्छे बीज, खाद, मशीनों, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी भी व्यवस्था करती है। कभी किसी को कुछ पैसों की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है उसकी भी व्यवस्था करती है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों की मदद करती है। सहकारिता में इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छा से सहकारी समिति के सदस्य बनते हैं। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं उनमें जो भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी इच्छा से बनते हैं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। वो जब चाहें उसमें बन सकते हैं मेंबर, और जब चाहें मेंबरशिप छोड़ भी सकते हैं। सभी सदस्यों को समान अधिकार मिलता है। सहकारी समिति से जो लाभ प्राप्त होता है उसे सदस्यों में समान रूप से बांट दिया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो भी लाभ होता है उसको क्या किया जाता है, सभी लोगों में बांट दिया जाता है बराबर। तो उसको सभी को समान रूप से लाभ मिलता है। ओके। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। हमारे देश में बहुत सी कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रही हैं। जैसे पहली क्या है, सहकारी उपभोक्ता समितियां। सहकारी उपभोक्ता समितियां मतलब कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी। सेकंड वन, सहकारी कृषि समितियां। सहकारी कृषि समितियां कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटी। सहकारी विपणन यानी व्यापार समितियां, तो कोऑपरेटिव ट्रेड कमेटी बोलते हैं इनको। सहकारी औद्योगिक समितियां यानी कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल कमेटी। इसके बाद क्या है, सहकारी आवास समितियां यानी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां यानी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी बैंक भी होती है। सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। तो ये आपने इन सभी के नाम जान लिए कमिटीज के, कितनी कोऑपरेटिव कमिटीज होती हैं। अब इन सभी के बारे में अलग अलग समझेंगे। ओके। फर्स्ट, सहकारी उपभोक्ता समितियां, कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी। इसके बारे में पढ़िए, फिर इसको समझाते हैं हम। ओके। जो वस्तु जहां पैदा होती है वह वहीं नहीं बिक जाती। बाजार में प्रत्येक वस्तु विभिन्न व्यापारियों के हाथों से गुजरती है। प्रत्येक व्यापारी अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है। इस प्रकार ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते वस्तु के मूल्य कई गुना तक बढ़ जाते हैं। कई बार बाजार में कई वस्तुओं की कमी हो जाती है। कुछ व्यापारी उनका संग्रह कर लेते हैं और फिर अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु बहुत अधिक मूल्य पर बेचते हैं। कहने का मतलब है, जो वस्तु जहाँ पैदा होती है, खेती करके जो वस्तु जहाँ पैदा हो रही है, या जो मशीनों के द्वारा चीज़ें पैदा हो रही हैं, खनिज पदार्थों से बनाई जा रही हैं, वे सभी वस्तुएं ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पैदा हो रही हैं सिर्फ वहीं पर ही बिक जाएंगी। भाई उनको तो पूरे देश में बेचना होता है कि नहीं। तो अब पूरे देश में बेचने के लिए उसे कई व्यापारियों के हाथों से गुजरना होता है। भाई जहाँ पर वो वस्तु पैदा होती है वहाँ के लोगों को पहले बेची जाएगी, वो कहीं बाहर पहुँचाएंगे, बाहर से कहीं और स्टेट से और स्टेट के बाहर जाएगी। तो इस तरीके से कई व्यापारियों से गुजरते हुए तब हमारे हाथ में आती है, यानी उपभोक्ताओं के हाथ में। जिन लोगों को वो चीज़ें यूज़ कर रही हैं वो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता।
उपभोक्ता मतलब हम लोग हुए कि जैसे हम किसी चीज का यूज कर रहे हैं, बाजार से खरीद रहे हैं, तो हम क्या हैं? उपभोक्ता। तो हमारे हाथों में चीज आते आते तक क्या होता है? बहुत महंगी हो जाती है, क्योंकि जितने लोगों के हाथों से होती हुई आती है उन सभी को उसका लाभ चाहिए होता है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक जाते जाते उस चीज के दाम और अधिक बढ़ते चले जाते हैं, तो उससे वह चीज बहुत अधिक महंगी हो जाती है। और कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज का संग्रह खुद कर लेते हैं, और जिससे कि बाजार में उस चीज की कमी हो जाती है और उनके पास उस माल की अधिकता हो जाती है, तो वो उस चीज को फिर महंगे दामों पर बेचते हैं। सहकारी उपभोक्ता समितियां गांव तथा नगरों में उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं बेचती हैं। इनके सामान में किसी तरह की मिलावट नहीं होती। सहकारी समिति थोक में अच्छा और सस्ता सामान खरीदकर अपने सदस्यों को उचित मूल्य पर बेचती हैं। सहकारी समिति इस सामान पर केवल उतना ही लाभ लेती है जिससे उसका खर्च चल सके। इस प्रकार उपभोक्ता मुनाफाखोरों से बच जाता है। सहकारी समिति द्वारा चलाई गई वाली दुकान को सहकारी भंडार कहते हैं। इन भंडारों पर बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्य बाजार मूल्य से कम होते हैं। अब इसमें आप समझिए, तो कंज्यूमर सोसाइटी क्या करती हैं कि थोक में अच्छा और सस्ता सामान खरीद लेती हैं। थोक में यानी कि क्वांटिटी में ज़्यादा माल खरीद लेती हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो माल सस्ता मिल जाता है और वो अपने मेंबर्स को उचित मूल्य पर बेच देती हैं। तो जिससे कि मेंबर्स को वो सामान अच्छा भी मिल जाता है और सस्ता भी मिल जाता है, और इसके साथ ही वो मुनाफाखोरों से भी बच जाते हैं। कई विद्यालयों में विद्यार्थी सहकारी समितियां बना लेते हैं। ये समितियां विद्यार्थियों को उचित मूल्य पर पुस्तकें, अन्य लेखन सामग्री, कॉपियां तथा पेन आदि बेचती हैं। मतलब क्या होता है, विद्यालयों में कई स्कूल्स में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, जो बड़े बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, वो मिलकर अपनी एक कोऑपरेटिव कमेटी बना लेते हैं, और उस कमेटी में वो कमेटी क्या करती है कि बाजार से सस्ते दामों पर पुस्तकें, स्टेशनरीज इत्यादि का सामान खरीदकर और वो विद्यार्थियों को सस्ते दामों में बेचती है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें अधिक मूल्य देकर वस्तुएं ना खरीदें। तो इस टाइप से अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर चीजें खरीदते हैं तो हमें सस्ती पड़ती हैं। दूसरा, सहकारी कृषि समितियां। अब कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटी के बारे में क्या है? सहकारी कृषि समितियां कई प्रकार की होती हैं। कुछ समितियां किसानों को अच्छे और सस्ते बीज, खाद तथा खेती के लिए नए औजारों की व्यवस्था करती हैं। कुछ समितियां पशु खरीदने, कुएं, नलकूप बनाने आदि के लिए धन उधार देती हैं। मतलब कहने का जिसका जो पर्पस है उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल सोसाइटी यहाँ बनाई जाती हैं। जैसे कि कुछ सोसाइटी बनाई जाती हैं जिसमें कि किसान लोग क्या करते हैं, वहाँ से अच्छे और सस्ते बीज हैं, खाद हैं, मशीनें, उसके लिए कृषि के लिए जो ज़रूरत होती हैं उनको खरीदते हैं उन सोसाइटी से। और कुछ में ऐसा होता है कि पशुओं को खरीदने के भी, या कुएं, नलकूप बनाना है, हैंडपंप इत्यादि का सिंचाई की व्यवस्था कराना, हल इत्यादि की व्यवस्था कराना, इन सब के उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं। तो वो उस टाइप का काम करती हैं एग्रीकल्चरल सोसाइटी। ओके, ये नेक्स्ट है सहकारी विपणन व्यापार समितियां, यानी कि कोऑपरेटिव ट्रेड कमेटी। ट्रेड यानी व्यापार। तो अधिकतर किसानों को अपनी उपज का बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। ये कमेटी किसानों से सीधे अनाज, कपास, फल, सब्जी, दूध आदि उचित मूल्य पर नकद खरीदती हैं। सहकारी दुग्ध पूर्ति समितियां पशुओं की नस्ल सुधारने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में किसानों की सहायता करती हैं। तो जो ये ट्रेड्स कमेटी होती हैं वो क्या करती हैं कि किसानों से डायरेक्ट उनका अनाज है, कपास, फल, सब्जी, दूध, जो कुछ भी वो उपजाते हैं उसको वो क्या करते हैं, कमेटी खरीद लेती हैं सस्ते दामों पर। तो किसानों को दूर दूर अपने माल को बेचने के लिए नहीं जाना पड़ता है। वो उनसे खरीद के उसके बाद वो दूसरे शहरों में जाके, ये सोसाइटीज या कमिटीज दूसरे शहरों में जाके उनके माल को बेचती हैं। तो इससे किसानों का
समय भी बच जाता है और उन्हें उचित मूल्य भी मिल जाता है। कोऑपरेटिव दुग्ध की जो दूध के लिए जो वो बनाई जाती हैं कमेटीज, वो क्या करती हैं, पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए, मतलब कि पशुओं की नस्ल अच्छी हो, उसके लिए दूध का उत्पादन बढ़ाया कैसे जाए, इन सब के लिए किसानों की सहायता करती हैं। नेक्स्ट है सहकारी औद्योगिक समितियां, यानी कि कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये समितियां कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के लिए अपने सदस्यों को धन उधार देती हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़े थे ना, कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये किस टाइप के काम करते हैं, सूत काटना, कपड़े बुनना, मिट्टी, धातु और चीनी के बर्तन बनाना, तेल, गुड़, साबुन बनाना आदि इस टाइप के उद्योग होते हैं, जो छोटे छोटे उद्योग। समितियां इन उद्योगों के लिए औजार और कच्चा माल भी उपलब्ध कराती हैं, तैयार माल को बेचने का भी प्रबंध करती हैं। तो जो छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं या कॉटेज इंडस्ट्रीज चलाने वाले लोग हैं, उनको कच्चा माल देने का भी काम करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी से ये कच्चा माल सस्ते दामों पर प्राप्त कर लेते हैं और इनके माल को बाजार में बेचने का भी काम करती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटियां। तो इस टाइप से जो छोटे उद्योग करने वाले लोग हैं, उन्हें भी बाजारों में सामान लेने के लिए और सामान बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ता है और अच्छा और सस्ते दामों पर इनको माल उपलब्ध हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, सहकारी आवास समितियां, यानी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी से आप समझ गए, आवास यानी रहने के घरों की व्यवस्था करवाने वाली सोसाइटी। सहकारी आवास समितियां क्या करती हैं, मकान बनाकर अपने सदस्यों को देती हैं। मकान का मूल्य सदस्यों से सुविधाजनक किस्तों में लिया जाता है। अब इसके लिए मान लिया कई लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई हुई है, अब वो सोसाइटी मकान बनाकर अपने मेंबर्स को दे देती हैं, तो उनको सस्ते दामों पर मकान उपलब्ध हो जाता है। बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये समितियां कई प्रकार के कार्यों की व्यवस्था करती है। अब इनका कोई एक उद्देश्य नहीं होता, बहुउद्देशीय मतलब कई प्रकार के कामों को करना, तो इनका उद्देश्य कई प्रकार के कामों को करना होता है। ये अपने सदस्यों को धन भी उधार देती हैं। अगर किसी को छोटे मोटे उद्योग लगाने के लिए पैसे की आवश्यकता है तो ये उनको उधार पैसा देती हैं। ये जीवन के अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने व विवाह आदि के लिए भी धन उधार देती हैं। तो ये उधार धन देने का काम करती हैं, कोई रोज की जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए या मैरिज पर्पस से या किसी और भी अन्य पर्पस से किसी को पैसों की जरूरत होती है तो ये धन उधार देती हैं। नेक्स्ट है सहकारी बैंक, यानी कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जानिए। सहकारी समितियां कई अन्य प्रकार के कार्य भी करती हैं। सहकारी यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी और भी कई काम करती हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक भी बनाती हैं, जिसमें क्या किया जाता है, धन उधार देना, बिक्री के लिए अनेक प्रकार का सामान खरीदना, व्यापार करना, उद्योग धंधे चलाना आदि। इन सभी कार्यों के लिए सहकारी समितियों के पास पर्याप्त धन नहीं होता। सहकारी बैंक सहकारी समितियों को रुपया उधार देते हैं। सहकारी बैंक भी एक प्रकार की सहकारी समिति ही होती है। सहकारी बैंक सीधे जनता को भी धन उधार देते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो अनेक तरह के काम करती है ना, सभी को किसी को धन उधार देना है, किसी का सामान खरीदना है, किसी का सामान बिकवाना है, तो सहकारी कमिटीज के पास कई बार उनके पास धन की भी कमी होती है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि धन सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक से धन उधार ले लेती हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक भी क्या होते हैं, एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो जनता को भी धन उधार देती है और क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी धन उधार देती हैं, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपना जरूरत का काम पूरा कर सकें। कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लाभ, नंबर 1 मुनाफाखोरों से बचत, सूदखोरों से रक्षा और कृषि और उद्योग धंधों की उन्नति। यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनसे क्या लाभ होता है कि मुनाफाखोरों से बचत। एक तो जो माल आपसे दूसरे से तीसरे से चौथे तक जाते जाते और तब तक आपके पास आता है जब तक वो
बहुत महंगा हो जाता है, बीच में इतने सारे लोगों का उसमें प्रॉफिट जुड़ जाता है। तो इससे बचत होती है मुनाफाखोरों से। वो क्या होता है कि डायरेक्ट आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल जाता है वो चीज़, तो वो आपको सस्ते दामों पे मिलती है। रिश्वतखोरों से रक्षा होती है, जो लोग रिश्वत दे के अपने पास माल इकट्ठा उन्होंने जब्त कर लिया और उसके बाद जब बाजार में माल की उसकी कमी हुई तो उन्होंने वो ज़्यादा दामों पर बेचा, तो इस चीज़ से भी बचाव हो जाता है। सूदखोरों से रक्षा होती है। कृषि और उद्योग धंधों की उन्नति भी होती है। अब जो किसान तरह तरह की मशीनें औजारें अकेले नहीं बंदोबस्त कर सकते हैं, तो वो जब कई लोग मिलकर उस चीज़ का बंदोबस्त कर लेते हैं और सभी के काम में आती हैं वो चीज़ें, तो इससे उनको कृषि और उद्योग धंधों में उन्नति करने का अवसर मिलता है। लघु उद्योग करने वाले, कुटीर उद्योग करने वाले, उनको भी कच्चा माल मिलने में आसानी होती है और बाजार में सामान बेचने की भी आसानी हो जाती है, तो इससे उद्योग धंधों की उन्नति होती है। तो आप सभी ने आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में जाना। ठीक, ओके।